अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग आज सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की एग्जांपल्स। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर की। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 की फ़र्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और जो हमसे पूछा गया है वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज उसकी हम लोगों ने निकालनी है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसको प्रॉपर मेथड से, जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन डाटा की हेडिंग के अंदर। जो डाटा हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा क्या हमारे पास गिवन है? हमें बताया गया है कि गैस का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऐसा यूनिट जो है हमारे पास केल्विन है और हमने कैलकुलेशंस केल्विन में करनी होती हैं। तो हम इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और किस तरह से होता है? 27 डिग्रीज़ और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 273। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास केल्विन बन जाएगा। हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में चीज़ सीख चुके हैं कि केल्विन और सेंटीग्रेड में यही रिलेशन होता है कि जब सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया हो तो उसमें 273 ऐड करने से वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर बन जाएगा 300 केल्विन। ये टेम्परेचर है। अब जो दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, वो हम लोग अपने क्वेश्चन में लिखते हैं। जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, टू फाइंड। जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है? वो है स्टूडेंट्स एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स, इसे हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी है और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो पैरेंथेसिस हैं ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग होती है वो होती है कैलकुलेशंस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस तरह से? हमने स्टूडेंट्स जब आर्टिकल पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, हम लोगों ने टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन की थी। तो वहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हुई थी, जिस इक्वेशन में हम लोगों ने टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करके देखा था। अगर हम उस इक्वेशन को याद करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी नो दैट, जो हमारी इक्वेशन थी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि जो टेम्परेचर T है दैट इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3K इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इसी इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइनली ये रिज़ल्ट निकाला था कि हमारा जो टेम्परेचर है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो फिर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें ताकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आएगा? देखिएगा, ये 3 और K यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय
2 और साथ में k, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास t के साथ। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम लोग बात करें k की, तो k जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू वहाँ पे हम लोगों ने याद की थी। इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू थी। तो फिर स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में आती है 2 डिवाइडेड बाय 3, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग टेम्परेचर के साथ जो कि हमारे पास है 300 केल्विन। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं 300। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 को 1.38 इंटू 10⁻⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग इसे 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आएगा इस सारी कैलकुलेशन के बाद वो आ जाएगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.2 स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, और ये एग्जाम्पल है जी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट STP। STP स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो उस वक़्त हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। तो जो गिवन है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स गिवन डाटा में सिर्फ एक चीज़ हमें बताई गई है कि जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो हमें पता है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्रीज सेंटीग्रेड। और अगर स्टूडेंट्स हमें इसे कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो हमें पता है कि सेंटीग्रेड को जब 273 में ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो केल्विन में होता है। तो इसका मतलब है कि इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट्स फाइंड आउट हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ये जो कैलकुलेशंस करने जाएंगे टू फाइंड, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेंथेसिस हैं, ये स्पीड ये एवरेज को रिप्रेजेंट करती हैं और v हमारे पास यहाँ पे स्पीड है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 11 को में जब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसके दरमियान क्या रिलेशन है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और हमें ये इक्वेशन जो है ये याद करनी है। वी नो दैट कि जो रिलेशन है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान वो कुछ ऐसा है, T इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी ½ mv²। ये स्टूडेंट्स हमारे पास
बेसिक रिलेशन है, ये बेसिक इक्वेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन को देखने के लिए। अब स्टूडेंट्स अगर इसी इक्वेशन को सामने रखें और हमें जो फाइंड आउट करना है हम उसकी तरफ जाएं, तो वो है स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब है हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसे रीअरेंज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं फॉर वी, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 3 और k यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम कुछ इस तरह से यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वाला 2 और ये 2 स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो m है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा ज़रा हमारे पास v स्क्वायर किसके बराबर आता है। वी स्क्वायर की जो एवरेज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्टूडेंट्स वो इक्वल आ जाएंगी 3k और साथ में t। k डिवाइड हो रहा है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो m है यहाँ पे ये भी दूसरी तरफ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो 3kt डिवाइडेड बाय m। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर इस रिलेशन को देखें तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का पता है। 3 इज़ कांस्टेंट, टेम्परेचर इज़ गिवन, जो k है स्टूडेंट्स ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने याद की हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और ये है जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है के भी हमें पता है। अब जो चीज़ रह गई यहाँ पे वो है मैस, हमें मैस नहीं पता। अगर हमें मैस पता हो तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के सारी वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टूडेंट्स हमें जो रिलेशन है वो निकालना है ऐसा जिसमें हम मैस फाइंड आउट कर सकें। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो मैस होता है इसके लिए एक रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर कि मैस इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। हम इनको मल्टी डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मैस मिल जाता है। मैस को स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मैस को कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर को कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में A इसके साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मैस फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर मैस क्या है ऑक्सीजन का वो लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मैस है उसे कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और वो इक्वल होता है 32 ग्राम के। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस है जो O2 की शक्ल में हम लोग लिखेंगे। तो O का जो मैस है वो 16 होता है और 16 + 16 जब ऑक्सीजन गैस होगी तो वो 32 ग्राम्स हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर इसे हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीजन का इस जगह पे मैस आ गया, मॉलिक्यूलर मैस आ गया। अब स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज़ है वो है एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर का भी हमें पता है ये एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो है Na की हमारे पास जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो फिर स्टूडेंट्स अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स? देखिएगा, स्मॉल m
इज़ इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय एन ए। और स्टूडेंट्स अगर वैल्यूज़ लगाएं हम यहाँ पे, तो कैपिटल M है हमारे पास 32 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय एन ए। और जो एन ए है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं इस केस में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 5.31 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैस आ जाता है ऑक्सीजन का। अब स्टूडेंट्स ये हमने वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली जिनकी ज़रूरत थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो फिर इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स जब 1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो v² की जो एवरेज हमारे पास यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी 3, और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें k के साथ, और k की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और साथ में है t, और t की वैल्यू है हमारे पास 273। और फिर स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करेंगे हम लोग मैस के साथ, और मैस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 5.31 इंटू 10⁻⁻26। तो फिर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो v² की वैल्यू आ जाएगी। तो v² यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। जब कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बनेगा 212840। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें v² नहीं, हमें v चाहिए, तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो जो v हमारे पास आएगा हम उसे VRMS कहते हैं, एवरेज वैल्यू होती है। तो फिर स्टूडेंट्स VRMS ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ v², इसकी एवरेज है, उसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, यानी दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 212840 इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया। तो फिर VRMS ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आती है, इसको सॉल्व करने पे 461 मीटर पर सेकेंड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी ऑक्सीजन के वो 461 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। एग्जाम्पल नंबर 11.3। A gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross-sectional area 0.10 meter square. The pressure of the gas is maintained at 8,000 Newton per meter square. When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4.0 centimeter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? तो स्टूडेंट्स एक लेंथी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हम इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग हेडिंग बनाते हैं गिवन डाटा की। जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स चीज़ हमारे पास गिवन है इस जगह पे वो है द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और स्टूडेंट्स ये इक्वल है 0.10 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। उसके बाद द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट 8,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। प्रेशर को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और इसकी वैल्यू है
8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद गिवन है व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड द पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर। हमारा जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, और जो पिस्टन की मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट, उसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई के साथ, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है दैट इज़ 4.0 सेंटीमीटर। और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें मीटर्स में कैलकुलेशन करनी है, 4 × 10⁻⁻² मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है, इफ़ 42 जूल हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो 42 जूल है, तो हीट की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दे दी गई, हीट, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ, और इसकी वैल्यू है 42 जूल। ये हीट स्टूडेंट्स दे दी गई। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैलकुलेशंस करेंगे टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू के साथ। तो डेल्टा यू इस केस में हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने गैस जो है उसे रखा हुआ, और इसके ऊपर यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन मौजूद है, और जो गैस है वो इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे आइडियल गैस लेट्स सपोज हम लोगों ने प्लेस की हुई है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके बॉटम पे इस जगह पे कोई सोर्स ऑफ हीट प्लेस कर दें, यानी हम लोग यहाँ पे HTR रख देते हैं, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ से हीट जो है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होगी, और हीट के एंटर होने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में पहले से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और हमारा ये पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये मूव करते करते इस जगह तक आ जाता है। और ये जो इसने मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक की है, इसे ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाम दिया है डेल्टा वाई का। ये इसकी अपवर्ड्स मूवमेंट है, ये ऊपर की तरफ हम लोग ले गए। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास पिस्टन है, अगर इसके टॉप व्यू को देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे हम लोगों ने कैपिटल ए का नाम दिया। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो ये है चेंज इन वॉल्यूम जो यहाँ पे आया। हम इस चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी के साथ। ये वॉल्यूम है जो बढ़ गया हीट के एंटर करने से। तो फिर स्टूडेंट्स देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, तो उसको कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इस केस में हम पहले जाएंगे वर्क डन की कैलकुलेशंस की तरफ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि हम लोग देखते हैं कि हमें इक्वेशन गिवन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। वी नो दैट कि हीट जब किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है तो उस हीट का कुछ हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो वर्क करने में इस्तेमाल हो जाता है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट। अब इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, अगर हमें Q की वैल्यू पता हो और हमें W की वैल्यू पता हो तो हम बहुत आसानी से डेल्टा U फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमें Q तो गिवन है यहाँ पे, लेकिन जो वर्क है वो नहीं गिवन। इसका मतलब है अगर हम वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं
तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो वर्क फाइंड आउट करने का होगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्क की इक्वेशन लिखते हैं। वी आल्सो नो दैट, जो स्टूडेंट्स वर्क की बेसिक इक्वेशन है गैस के केस में हमने पढ़ा था कि W इज़ इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये इसके बराबर होती है। इसमें जो P है स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेशर है और जो डेल्टा V हमें नज़र आ रहा है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम। जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी है, हम लोगों को पता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम हम लोगों ने निकालना हो किसी भी चीज़ का तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। यानी अगर हम एक सिलेंडर की बात करें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस तरह का एक सिलेंडर है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये स्टूडेंट्स उसकी हाइट है या उसकी लेंथ है। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर हो और इसकी जो हाइट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अगर इसे हम लोग एल स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करें तो हमें इसका वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो तो वो वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ अगर हम इस जगह पे अप्लाई करें जो चेंज इन वॉल्यूम है तो डेल्टा वाई, ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो लेंथ है जिस उस वॉल्यूम की जो चेंज हुआ है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर स्टूडेंट्स हम लोग इस वी डेल्टा वी को किसकी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये जो डेल्टा वी हमारे पास है ये इस ए और ये जो डेल्टा वाई है ये इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो फिर हम लोग इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W इज़ इक्वल टू P और फिर स्टूडेंट्स डेल्टा वी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई, और ये तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज़ तो हमारे पास गिवन है, अगर हम उन्हें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो वर्क इज़ इक्वल टू पी, और पी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो कि है 8000। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 8000, ये मल्टीप्लाई होगा एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारे पास और वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.10 और ये मल्टीप्लाई होगा डेल्टा वाई के साथ जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻², ये हमारे पास वैल्यू। तो ये तीनों जब स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें वर्क मिल जाता है, और इस केस में जब हम कैलकुलेटर से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 32 जूल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क आ जाएगा इस केस में। इतना वर्क हमारे पास हो रहा है। अब स्टूडेंट्स इन ये जो वर्क की वैल्यू थी ये मिसिंग थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और फिर उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं और इसमें स्टूडेंट्स डेल्टा यू को हम लोग एक तरफ लिख देते हैं और फिर इसमें जो Q है और फिर जो W है उसे उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो Q माइनस W, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट वैल्यूज़, तो स्टूडेंट्स जब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास डेल्टा U इक्वल आएगा Q के, और Q स्टूडेंट्स हमारे पास है 42, इसकी वैल्यू लगाएंगे माइनस W, और W है स्टूडेंट्स हमारे पास 32, तो डेल्टा U की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 जूल। यानी स्टूडेंट्स जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इस केस में वो हमारे पास 10 जूल्स के बराबर है। स्टूडेंट्स करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 11 की, एग्जाम्पल नंबर 11.4।
स्टूडेंट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, द टर्बाइन in a steam power plant takes a steam from boiler at a temperature of 427 degrees centigrade and exhausts into a low temperature at 77 degrees centigrade. What is the maximum possible efficiency? तो स्टूडेंट्स जो डाटा हमें दिया गया उसे यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें बॉयलर का टेम्परेचर बताया गया, और बॉयलर जो है हमारे पास इंजन के केस में ये हॉट बॉडी होती है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। और स्टूडेंट्स हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते होते हैं T1 के साथ हॉट बॉडी के टेम्परेचर को, और ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 427 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम इसमें ऐड करेंगे 273 को, तो 427 प्लस 273 ये स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है केल्विन में, और ये जो आंसर हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा 700 केल्विन। ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर आ गया, और ये एग्जॉस्ट करता है टेम्परेचर को कोल्ड रेजरवायर के अंदर, लो टेम्परेचर रेजरवायर के अंदर LTR में, जो कि 77 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, तो स्टूडेंट्स जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है उसे हम लोग T2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 77 डिग्रीज़, और हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 77 प्लस 273 ये केल्विन हमारे पास बनेगा, और जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 350 केल्विन। तो ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें गिवन है, और क्या फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स एफिशिएंसी को हम लोग ईटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी तरफ जाएंगे, और क्वेश्चन को कुछ बेहतर अंदाज में समझने की भी कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी अगर हमारे पास इंजन मौजूद हो तो इंजन के अंदर हमारे पास एक कोल्ड बॉडी होती है, एक हॉट बॉडी होती है, और फिर उनके दरमियान एक वर्किंग सब्सटेंस है जो मूव करता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक हॉट बॉडी मौजूद है जिसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 बताया गया। यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ फासले पे हमारे पास एक कोल्ड बॉडी भी मौजूद है जिसका जो टेम्परेचर है वो T2 के साथ रिप्रेजेंट किया गया, और फिर एक वर्किंग सब्सटेंस है हमारे पास जो क्या करता है, जो ट्रैवल करता है हीट को लेके, एनर्जी को लेके हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, और इस मूवमेंट के दौरान उस एनर्जी का जो कुछ हिस्सा है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग हीट होती है वो डिसिपेट हो जाती है यहाँ पे। तो फिर स्टूडेंट्स हमने इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल में यही देखा था कि अगर हमारे पास आइडियल इंजन हो तो फिर वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, हमें सिर्फ हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर्स का पता होना चाहिए, तो हम उससे उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। हमें पता है वी नो दैट जो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो इक्वल होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, T2 भी है हमारे पास, T1 भी है, हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ईटा यानी एफिशिएंसी हमारे पास आती है 1 माइनस T2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 350, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देते हैं 350 और डिवाइडेड बाय
T1 जिसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 700। और फिर स्टूडेंट्स फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ईटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस डिवाइड जब हम इसे करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। और स्टूडेंट्स ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1 माइनस 0.5। और फिर 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गई 0.5। ये एफिशिएंसी आ गई। और स्टूडेंट्स इस एफिशिएंसी को अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसे परसेंटेज एफिशिएंसी कहते हैं। और परसेंटेज एफिशिएंसी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और ये कैसे आती है, जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है उसे 100 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाती है। और इस केस में हमारे पास जो एफिशिएंसी थी वो 0.5 थी और उसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 50%। यानी स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे इंजन मौजूद है, इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 50% है। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। Calculate the entropy change when 1 kilogram of ice at 0 degree centigrade melt into water at 0 degree centigrade. Latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 raised to power 5 joule per kilogram. तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमें गिवन हैं और हमें चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन डेटा। और स्टूडेंट्स जो डेटा गिवन है हमारे पास उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई गई है वो है मैस। तो मैस ऑफ आइस वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मैस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 1.0 किलोग्राम। ये मैस है स्टूडेंट्स हमारे पास। जो दूसरी चीज़ गिवन है वो है टेम्परेचर, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स T के साथ। और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें ये चूँकि केल्विन में चाहिए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 273। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा केल्विन के अंदर और ये आंसर आ रहा है 273 केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर आ गया। और अगली चीज़ जो हमें बताई गई है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो इसकी वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और स्टूडेंट्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F और फ्यूजन के केस में सबस्क्रिप्ट में स्मॉल f भी लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 3.36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज, और स्टूडेंट्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा S के साथ। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। हमें पता है जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वी नो दैट कि जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है डेल्टा S, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास मिसिंग है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू। हमें यहाँ पे डेल्टा क्यू नहीं पता, हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का पता है। अब स्टूडेंट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये हीट होती है पर किलोग्राम। यानी अगर आपकी स्टेट चेंज हो रही है तो उस चेंजिंग स्टेट में पर किलोग्राम कितनी हीट एब्जॉर्ब या कितनी हीट रिलीज़ हो रही है। अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या हुआ है, हमारी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। अब आइस के मेल्ट होने का मतलब ये है कि वो अपने सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती जा रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो उसने हीट पर किलोग्राम एब्जॉर्ब की है वो इतनी है। और स्टूडेंट्स इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर हम लोग चेंज इन हीट की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है, जो हीट उसने एब्जॉर्ब की है, वो किसके बराबर आएगी? वो इक्वल आएगी मैस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट के। यानी क्योंकि ये पर किलोग्राम होती है तो इसका मतलब है कि जितने किलोग्राम है उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू हमारे पास है इसे अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें जो डेल्टा एस का फॉर्मूला है वो थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा, कुछ इस तरह से एम एल एफ डिवाइडेड बाय टी, कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसे हम लोग स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे m, और जो m है स्टूडेंट्स ये है 1.0, ये मैस है हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ जो है 3.36 इंटू 10⁵ और फिर स्टूडेंट्स इस पूरे फैक्टर को हम लोग डिवाइड कर देंगे कैपिटल टी के साथ, और कैपिटल टी जो है हमारे पास वो है 273। तो फिर स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करते हैं इस पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास जो आंसर आता है इस केस में वो आ जाता है डेल्टा एस इज़ इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻³ और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो होता है जूल पर केल्विन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती है चेंज इन एंट्रोपी। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने देखनी है कि ये रिज़ल्ट जो है ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हम देखते हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.23 इंटू 10⁻³ है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एंट्रोपी चेंज है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी इस प्रोसेस के रिज़ल्ट के तौर पे ओवरऑल इंक्रीज़ हो रही है, हमारे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है, और ये इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है जो कि प्लस में आने की वजह से हमें नज़र आ रही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।